नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परम अखिल क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग मंडे से 2 अक्टूबर से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का बैच स्टार्ट करेंगे। सो ओवरऑल डेली इवनिंग 7 PM पे हम लोग अपनी एक क्लास को कवर करेंगे। क्लियर? मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। ओवरऑल हम लोग अभी जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम @PRAMAKHILCLASSES परम अखिल क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, आपको NCERT सारी मिल जाएगी, न्यूज़पेपर मिल जाएगा, हमारे PDF मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, GS के MCQs मिलेंगे, हिंदी के MCQs मिल जाएंगे, ऑल इंडिया न्यूज़ का ऑडियो फॉर्म आपको मिल जाएगा। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर मैं क्लास की बात करूँ तो हम लोगों की कोशिश है कि ओवरऑल टिल एग्ज़ाम तक हम लोग अपना पूरा GS कवर कर लें। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने अपने आप को हाइड किया है। अगर मैं GS की बात करूं तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे GS में, ये स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी से। ठीक है, हम लोग जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। जियोग्राफी से स्टार्ट करने का सबसे खास रीज़न ये है कि ये हम लोगों के लिए हमेशा नया होता है। चूँकि कोशिश तो ये थी कि हिस्ट्री से करें, बट हिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होते हैं तो इसलिए हमने हिस्ट्री से स्टार्ट नहीं किया। पॉलिटी इन कंपेरिजन थोड़ा सा इजी है इसलिए पॉलिटी को भी हम लोगों ने नहीं टच किया। इकोनॉमी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इसलिए हम लोगों ने इसे टच नहीं किया। अगर मैं EVS की बात करूं, आई मीन इन्वायरमेंट की, तो विदाउट जियोग्राफी आप इन्वायरमेंट नहीं पढ़ सकते। ठीक है, और हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। जो हम लोगों का पूरा फोकस है वो हिस्ट्री पे होगा, जियोग्राफी पे होगा, पॉलिटी पे होगा और इन्वायरमेंट पे होगा, एंड आफ्टर दैट साइंस पर होगा। इकोनॉमी पे हम सच बहुत फोकस नहीं करेंगे और इसी के साथ में हमारा फोकस हिंदी पर होगा। क्लियर? हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग मान के चलिए 20 ±2। हम आज सारे पे बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी पे बात करेंगे क्योंकि हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो हमारा जियोग्राफी का है। क्लियर है? सो जियोग्राफी में भी अमूमन हमें कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं? लगभग 20 से 22 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वो किस किस टॉपिक से देखने को मिलते हैं ये मैं आपके साथ एक बार डिस्कशन कर लूँगा। देखिएगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं जियोग्राफी में वो कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने जियोग्राफी में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो भारत का है, इंडियन जियोग्राफी, और हम लोग इंडियन जियोग्राफी को यहाँ से कवर करेंगे। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल में वो हमारा इंडियन जियोग्राफी से हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इंडियन जियोग्राफी की बात करूं तो इंडियन जियोग्राफी में भारत वाला जो टॉपिक है यहाँ से हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम कहने का मेरा सेंस ये है कि इंडियन जियोग्राफी में चूँकि 2/3 पार्ट अगर हम सही तरीके से देखें तो हमारा हिमालयन रीजन आ जाता है। और अगर मैं हिमालयन रीजन की बात करूं तो हिमालयन रीजन में सारी की सारी नदियां आ जाती हैं। लगभग जो हिमालयन रीजन की जो 3 सबसे बड़ी नदी तंत्र है, चाहे वो सिंधु हो, क्या कहते हैं, फिर हमारी गंगा हो और ब्रह्मपुत्रा हो, ये तीनों नदी तंत्र यही ओरिजिन से होकर के हमें देखने को मिलती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन जो पूरा का पूरा भू आकृतिक प्रदेश है वो वहीं से मिल जाएगा। अफवाह तंत्र वो भी हमें यहीं से देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है इसलिए यहाँ पे हमें वन भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। इसलिए जो हमारा ओवरऑल हिमालयन रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत का नामकरण। हम ओवरऑल आज क्या क्या पढ़ने, इस पूरे जियोग्राफी की सीरीज में क्या पढ़ेंगे ये पहले हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारत का नामकरण, आकार एवं उसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, मानक समय, कर्क रेखा। वहीं भारत में जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले बिंदु हैं वो कौन से हैं, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, और भारत से संबंधित जो अभी अन्य प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम देखेंगे। यहाँ से लगभग हमें एक प्रश्न देखने को मिल जाता है।
प्री कैम्ब्रियन, अगर मैं भूगर्भिक संरचना की बात करूं तो ये ओवरऑल भूगर्भिक संरचना में हमें क्या क्या देखना है, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, प्री कैम्ब्रियन, गोंडवाना, दक्कन। मैं 2 का नाम इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें जो पढ़ना है, एक तो हमें आर्कियन चट्टान पढ़ के निकलना है, धारवाड़ हमें पढ़ना है, और कुडप्पा, विंध्यन, और इसी के साथ में गोंडवाना। ये जो टॉपिक है ये हमें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यहाँ से खासकर गोंडवाना लैंड से, कुडप्पा से कभी कभार हमें एक प्रश्न देखने को मिलता है, हमेशा नहीं मिलता, बट कभी कभार। ओके। एंड उसके बाद में अगर बात करूं भारत के भू आकृतिक प्रदेश, तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश में हमें उत्तरी प्रदेश में मतलब उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो देखने को मिलता है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, कहने का सेंस ओवरऑल हमारा हिमालयन रीजन मिलेगा। इसके बाद में फिर हम पश्चिमी घाट की तरफ बढ़ेंगे, और पश्चिमी घाट के बाद में मतलब उसी के साथ में जो दक्षिण भारत वाला पर्वत रीजन है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट का मैदानी वाला क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान, भारत के जो प्रमुख पठार हैं वो हम यहीं से पढ़ेंगे, दक्कन ट्रैप यहीं से हमें निकल के आएगा। देन उसके बाद में फिर हम लोग आएंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, वहीं पे हमें भावर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान, खादर का डेल्टा, ये सारे रीजन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? इसी के साथ में थोड़ा सा आपसे और बात करूं कि मैं एक ब्रीफिंग में आपको बता दूं कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो हमें भौतिक संरचना पढ़ना है, अफवाह तंत्र पढ़ना है, भारत का मानसून पढ़ना है, मिट्टी परियोजना पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, खनिज शक्ति पढ़ना है, संसाधन और उद्योग पढ़ना है, वायुमंडल, जलमंडल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, और हमें नगरीकरण पढ़ना है। इतना हम पढ़ेंगे तो हमारा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। यहाँ से ओवरऑल हमें मान के चलिए कि 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलता है। तो अभी तक कितने प्रश्न हो गए? लगभग 5 प्रश्न हमारा यहाँ से कवर होगा। देन अफवाह तंत्र ऑलरेडी हमें लगभग 2 प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें नॉर्थ या उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ देखने को मिल जाती हैं। उत्तर भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हमें देखना है, और दक्षिण भारत में जो छोटी छोटी नदियां हैं, चाहे वो कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, इन सारी नदियों को हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल दक्षिण भारत में अगर हम मैप पे ऐसे अगर जाएंगे तो कुछ नदियां इधर गिरती हैं और कुछ नदियां इधर गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में विलीन होने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इन दोनों के आधार पर हम इनका अध्ययन करेंगे। और यकीन मानिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिहाज से? एग्ज़ाम के लिहाज से। जलवायु, यहाँ से हमें एक प्रश्न देखने को मिलता है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, अल नीना और ला नीना का इफ़ेक्ट हमारी इंडियन क्लाइमेटोलॉजी पर क्या पड़ता है, मानसून का विच्छेद क्या है, ये हमें देखने को मिल लेता है, मानसून का निवर्तन और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें हमें ओवरऑल देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं वनस्पतियों की, तो वनस्पतियां भी हमें 1 नंबर के आसपास देखने को मिलती हैं हर साल पे। इसी के साथ अगर मैं बात करूं मृदा, तो मृदा में भी हमें 1 नंबर देखने को मिलता है, खासकर काली मिट्टी। फिर हम बात करते हैं जैव मंडल पे, तो जैव मंडल से हमें 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। चाहे आपका इसमें हमें क्या मिलेगा, तो हम नेशनल पार्क को पढ़ लेते हैं। नेशनल पार्क के साथ ही साथ में यूनेस्को में या बायोस्फीयर जो रिज़र्व होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ने को मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम इन चीज़ों को और भी क्लियरली देखने की कोशिश। सो हम लोग इन चीज़ों को भी कवर करेंगे, जैसे भारत में कितने बाघ हैं, ठीक है। भारत में माइक स्थल, माइक किसके लिए है, हाथी रिजर्व या फिर बाघ अभ्यारण्य, मगरमच्छ अभ्यारण्य, जितने भी हमारे यहाँ पे जीव जंतु, उन सब के बारे में हम इस वाले रीजन में देखेंगे।
यहाँ पे हमें बस एक चीज़ देखने को मिलता है, प्राकृतिक आपदा। प्रीलिम्स के लिहाज से प्राकृतिक आपदा उतनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें हीट वेव एक बार देखने को मिल जाता है। ज्वालामुखी भारत में इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये विश्व के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो जब हम विश्व के भूगोल पर आएंगे तब इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम आर्थिक भूगोल पे आते हैं, और आर्थिक भूगोल में ये हमारा कृषि इम्पॉर्टेंट है, तो कृषि से लगभग एक प्रश्न, भारत के प्रमुख फसलों से हमें एक प्रश्न, और पशुपालन से भी लगभग एक प्रश्न हमें देखने को मिलती है कि जैसे दुग्ध उत्पादन में हम कैसे हैं, गाय को लेकर के कैसे, या कौन सी जो एक प्रजाति है या नस्ल है, गाय की कौन सी नस्ल है, भैंस की कौन सी नस्ल है, इन नस्लों को लेकर के कभी कभी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है नस्लियों किसमें, और वहीं पे ऑपरेशन फ्लड हो गया, विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। सिंचाई संसाधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, भूमिगत जल, और भूमिगत जल से संबंधित जो भारत में परियोजनाएं हैं वो, वहीं पे भारत में सिंचाई को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर इसके बाद हम आएंगे अपने बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। तो एक नंबर यहाँ से, एक नंबर ऊर्जा संसाधन से, और खनिज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो खनिज से भी हमें एक प्रश्न देखने को मिलता है। औद्योगिक विकास से एक प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, पर्यटन से अभी तक उतने प्रश्न पूछे नहीं गए, औद्योगिक प्रदेश से बहुत प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, परिवहन से अमूमन हमें एक प्रश्न, और लगभग जनगणना से हमें 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। चूँकि जो जनगणना वाला है ये हमको यूपी स्पेशल में देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे यहाँ कंसिडर नहीं करते। और अगर यूपी स्पेशल की बात करूँ, स्पेशल की मैं बात करूं, तो मान के चलिए कि ये 3 से 4 प्रश्न ओवरऑल हमें जनगणना से देखने को मिलता है। सो 1 1 2 2 और 3 5 5 और लगभग 2 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 ओवरऑल मैंने 19 क्वेश्चन आपसे यहीं कहा है, लेकिन मान के चलिए कि 12 से और 13 क्वेश्चन आपको अमूमन इंडियन ज्योग्राफी से देखने को मिलता है, नहीं तो हम कहते हैं 10 ± 2। ये आपको हर हाल में देखने को मिल जाता है, कहाँ पे, इंडियन ज्योग्राफी में। जब हम विश्व के भूगोल पर आते हैं तो विश्व के भूगोल पे जो प्रश्न प्रीलिम्स के लेवल में पूछा जाता है, भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रश्न हमें मिलेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी, चट्टानें, पर्वत, पठार, एंड आफ्टर दैट मैदान, झील, मरुस्थल, जल संधि, जैवमंडल और वायुमंडल। यहाँ से हमें एक एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। वहीं पे मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल से भी हमें एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ें थी, और ये इम्पॉर्टेंट है विविध वाला, तो इसे भी हम लास्ट में कवर करेंगे। इस प्रकार अगर मैं बात करूं आपसे जियोग्राफी की, तो मान के चलिए कि 20 ± 2 लगभग 18 से लेकर के और 22 प्रश्न आपको ज्योग्राफी में देखने को मिल जाता है, और एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। वहीं पे जहाँ पे 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 140 में हमको 85 से 90 क्वेश्चन सही करना है, वहाँ पर अगर 20 क्वेश्चन आपको एक सब्जेक्ट से मिल रहा है तो हम इस विषय को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इन चीज़ों पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि ये विषय हमारा पहले तैयार हो, और चूँकि जियोग्राफी और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए हमें इसकी तैयारी पहले करके निकलना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम सबसे पहले आज कवर करेंगे भारत का जो सामान्य परिचय वाला टॉपिक है। ये बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। बेसिक से जो लोग पहली बार अगर नहीं पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़े हैं, तो भी उन्हें ईज़िली समझ में आ जाएगा। चीज़ों का मैं स्किप करके चलूँगा, जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे आप ओवरऑल देख लेंगे या आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में सीधा सीधा आप हमारे किस पे, यूट्यूब चैनल पे स्विच कर जाएंगे। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ YouTube, यूट्यूब। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पे चले जाएंगे, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंस्टा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे स्विच कर जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब भारत में हम थोड़ा सा सामान्य परिचय देखें कि भारत की जो स्थिति है सही मायने में वो क्या है। भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर में है। कहने का सेंस है
कि अगर ये भारत है, क्या ये भारत है, तो ये वाला जो डिग्री है ये 8 डिग्री और 4 सेकंड है। वहीं पे मैं अक्षांश की बात करूं तो अक्षांश कहने का सेंस ये है कि अगर मैं पूरे विश्व को इस तरीके से काटता हूँ, एक सेकंड, कहीं अगर पेज होगा ब्लैंक, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, क्लियर, और ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? सो भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, ठीक। तो भारत पूरे ग्लोब में कहाँ पर है? ये वाले कौन सी डिग्री है? ये 0 डिग्री है। कहने का मतलब ये है विषुवत रेखा, आप ऐसे समझिए, ये है विषुवत रेखा, ठीक। यहीं पे एक रेखा हमारे यहाँ से निकलती है 23.5 डिग्री पे, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा ये कहाँ से निकलती है? तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से निकलती है। फिर यहीं से एक रेखा और निकलती है जिसे हम 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। इतना हम लोग बोलते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे इन रेखाओं पे, तो हमें इतना ज़रूर समझ में आता है कि जो भारत की स्थिति है वो कितनी है? नॉर्थ और ईस्ट में है। मतलब हमारा भारत विश्व में कहाँ पर आता है? नॉर्थ ईस्ट पर आता है, क्लियर। और नॉर्थ ईस्ट पे अगर हमारा भारत आ रहा है तो हमारे भारत की स्थिति क्या है? अगर मैं ऐसे भारत में 2 रेखाओं को क्रॉस करता हूँ, एक ये और एक ये हमारे भारत का ईस्ट है, ये हमारे भारत का नॉर्थ है, और ये हमारे भारत का वेस्ट, और ये हमारे भारत का साउथ है। सो अब भारत की स्थिति कहाँ पर होगी? हमें पता है कि इस वाले रेखा को, जो ये वाला आया है, इसे हम अक्षांश बोलते हैं, इसको हम अक्षांश बोलते हैं। और जो ये खड़ी खड़ी लाइन है ऐसे ऐसे, इस वाले रेखा को हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, क्लियर। मतलब जो ये वाली लाइन है ये क्या है? ये देशांतर है, और जो ये वाली लाइन है ये क्या है? अक्षांश है। अक्षांश और देशांतर क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर नहीं पता है तो मैं कल जब भी मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको ज्योग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ टर्मिनोलॉजी को बता दूंगा। कर्क रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, विषुव क्या है, इन सारी चीज़ों से मैं एक बार आपको अवगत करा दूंगा, ठीक है। तो अब अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति उत्तर में यहाँ पे बताया गया है, दक्षिण में यहाँ पे बताया गया है, ईस्ट पे यहाँ और वेस्ट पे यहाँ बताया गया है। अब जब भी भारत की स्थिति होगी तो वो उत्तर और पूर्व के बीच में होगी, किसी भी अन्य लोकेशन पे हमें भारत की स्थिति देखने को नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने फैक्ट वाले पोर्शन पे। यहाँ पे क्या लिखा है? 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर, तो ये 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश। तो भैया यही तो हमारा उत्तरी अक्षांश है। ये वाला कहाँ से आएगा? मान के चलिए ये 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर के, सॉरी मैंने उलट दिया है, ये 8 डिग्री नहीं, ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पेन कहाँ से आएगा? यहाँ से आ जाएगा। 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर के और 37 डिग्री 6 सेकंड, क्लियर। ये उत्तरी अक्षांश हो गया क्योंकि हमने अभी तक देखा है। देन फिर क्या क्या कह रहा है कि 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये वाला पूरब में हिस्सा है, ये हमारा उत्तर हिस्सा है। सो हमने कहा कि भारत की जो मतलब लोकेशन होगा वो नॉर्थ और ईस्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे उत्तर आया है और यहाँ पे पूर्व आया है। कहीं भी दक्षिण और पश्चिम शब्द का उल्लेख नहीं हुआ क्योंकि भारत की स्थिति उत्तर और पूर्व में है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमारे काम का बस इतना ही था जो कि मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब भारत के नामकरण को लेकर के है कि महावर्त है, भारत है, हिंदुस्तान है,
के नाम पर भारत पड़ा, फिर इंडिया और आर्यावर्त है। किसने क्या कहा है आप देख लीजिएगा, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक, भारत की खोज किसने की थी, तो ये हमें पता है कि एक पुर्तगाली भाई साहब आए थे, उसका नाम था वास्को डी गामा। क्लियर। अब भारत की स्थिति को देखते हैं। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, राउंड फिगर आप देख लीजिएगा। पूरे विश्व में हम कितना क्षेत्रफल होल्ड करते हैं, तो 2.4% हम क्षेत्रफल होल्ड करते हैं। हमारी आकृति कैसी है, जो चतुष्कोणीय है। उत्तर से और दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण का मतलब ये वाला उत्तर और ये वाला दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो ये वाली जो हमारी लंबाई है, कहने का सेंस कि गुजरात से ले कर के और अरुणाचल प्रदेश तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो 2933 किलोमीटर है। और वहीं 3214 किलोमीटर किसकी दूरी है, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक है। ये कहाँ पर पड़ता है, मान लेते हैं हम ये तमिलनाडु वाले रीजन में पड़ता है। क्लियर। यहाँ तक भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो लगभग 7516 किलोमीटर है। तट रेखा का मतलब ये वाला हिस्सा, भारत का ये वाला हिस्सा कितना है, ये वाला हिस्सा 7516 किलोमीटर है। क्लियर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से भारत अब पहले स्थान पर है। कितने स्थान पे है, अब हम प्रथम स्थान पर हैं। क्लियर। वहीं जनसंख्या की हमारे यहाँ कुल है 17.5%, अब हो सकता है कि 17.5 से ज़्यादा हुई हो। गांव से हमें कोई मतलब नहीं है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 सेकंड से लेके 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार की मैं बात करूँ तो 68 डिग्री 7 सेकंड से लेके 97 डिग्री पूर्वी देशांतर में हमें देखने को मिलता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, और यह प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरता है। कौन सा, ये वाला जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये वाला यही 82.5 डिग्री पर होके जाती है। यही है पूर्वी देशांतर, और ये जो पूर्वी देशांतर है ये हमारा मानक समय है। और ये कितने राज्यों से होकर के जाता है, तो ये 5 राज्यों से होकर के जाता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो इन राज्यों में मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन 5 राज्यों से हमारा मानक निकलता है। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं कि ये हमारा कर्क रेखा ऐसे निकलता है, ये कर्क रेखा कहाँ से है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हमारा कर्क रेखा गुजरता है, और कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों को क्रॉस करता है। क्लियर। ये यहाँ पे लिखा भी था, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ये यहाँ पे लिखा भी था, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नहीं है हमारा, जो मानक यामोत्तर या फिर ग्रीनविच टाइम से 0 डिग्री माना जाता है वो 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे कैसे आगे है देखिएगा। अच्छा, जब हम टाइम जोन पे आएंगे तब आपको बताएंगे, अभी रहने दो। 5 राज्यों में होकर के गुजरती है। वहीं पे अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर। ये वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ठीक। कर्क रेखा पड़ोसी देशों से होकर के गुजरती है, तो बांग्लादेश से होकर गुजरती है, हमें पता है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे से कहाँ पर क्रॉस करती हैं, तो छत्तीसगढ़ में। कहने का सेंस है कि कर्क रेखा और जो हमारा पूर्वी यामोत्तर रेखा है वो दोनों कहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं, तो छत्तीसगढ़ पर मिलती हैं। कर्क रेखा किन दो जिलों से होकर गुजरती हैं, तो जिले तो बहुत सारी हैं, ये हमें इतना इम्पोर्टेंट जानना नहीं है। ठीक है। वहीं पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि कर्क रेखा में जो सामान्यतः कुछ स्थल हैं, जैसे कलकत्ता, आइजोल, अगरतला और उज्जैन, ये सब के सब लगभग एक ही लोकेशन पे हमें देखने को मिलते हैं।
ये सारी के सारे आप देखेंगे ना तो लगभग सेम टू सेम है। ये कर्क रेखा से मतलब इन जगहों से कर्क रेखा की ये निकटतम वाले एरिया है। भारत का अगर मैं दूरस्थ बिंदु की बात करूं तो दूरस्थ बिंदु का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे ये हमारा एक वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा दूसरा वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा चौथा हिस्सा हो गया और ऊपर का जम्मू कश्मीर वाला हमारा एक ये चौथा हिस्सा हो गया। ठीक, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे हमारा कौन सा नंबर होगा, तो नीचे हमारा चौथा नंबर है। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारा ओवरऑल पॉइंट कौन कौन सा है, तो जो हमारा दक्षिण पॉइंट है ये है पॉइंट इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमें कन्याकुमारी वाले रीजन से सबसे दक्षिण में देखने को मिलता है। इंदिरा पॉइंट को हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर या हिंद सागर कहाँ पे मिलते हैं, तो ये तीनों कन्याकुमारी के पास में आकर के मिलते हैं। मैं उत्तरी बिंदु की बात करूँ तो ये नॉर्थ वाला है इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में है। वहीं पे ईस्ट की मैं बात करूँ तो ये अरुणाचल प्रदेश का केबिथू है। और अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो गौर माता या गोहर माता या गोह के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में है। तो ये हमारा कैसा हो गया ओवरऑल, ये हमारे लास्ट के पॉइंट है। कौन कौन से, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 और इसी के साथ में हमें देखने को मिलता है हमारा ये पॉइंट नंबर 4 और यहाँ पे है हमारा ग्रेट निकोबार। क्लियर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम अपने पड़ोसी देशों में आए तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ ही अपनी सीमाएं बनाती हैं। भारत के अगर मैं देखूं स्थानीय सीमा तो अफ़गानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन नेपाल और उत्तर पूर्व में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। वहीं द्वीपीय राष्ट्रों में हमारे पास 2 राष्ट्र हैं, एक हमारा है श्रीलंका और दूसरा है हमारा मालदीव। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनको भारतीय महाद्वीप के देशों के तौर पर जाना जाता है। क्लियर। साथ ही में अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत अपनी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर साझा करता है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ एकमात्र कौन सा राज्य है, वो त्रिपुरा है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस भारतीय राज्य में अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये हमें पता है। और पड़ोसी देश को थंडर लैंड ऑफ बोल्ट के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ द भूटान। पाकिस्तान के साथ जो सीमा आरोपित करती है वो अधिरोपित सीमा के तौर पर हम जानते हैं। मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँ तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। ये है हमारा भूटान के साथ, ये है अफ़गानिस्तान के साथ, ये है हमारी चीन के साथ। तो धीरे धीरे यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसके साथ भारत कितनी सीमाओं को साझा कर रहा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के साथ ही में अब हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन से हैं और भारत के कितने राज्य किस देश के साथ साझा करते हैं। भारत के 5 राज्य किस देश के साथ साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ, 5 राज्य चीन के साथ और 5 ही राज्य पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम। वहीं मैं चीन की बात करूं तो चीन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। पाकिस्तान में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेपाल 5 राज्यों के साथ में ये भी हम साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार आप देख लीजिएगा 4, भूटान के साथ 4 और अफ़गानिस्तान के साथ 1। सबसे इम्पोर्टेंट म्यांमार के साथ हम हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। म्यांमार थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग देख के चलेंगे। वहीं पे अगर मैं राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो इस समय भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में राज्यों की संख्या है 28। वहीं क्षेत्रफल में मैं सबसे बड़े राज्यों की बात करूं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कहने का सेंस भारत में जो उत्तर प्रदेश है हमारा, ये क्षेत्रफल में किस स्थान पर आता है, चौथे स्थान पे आता है।
ठीक है। उसके बाद में अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, देन महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। वहीं सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का, तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्यों में अगर मैं बात करूं भारत में तो वो कौन सा है, सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल में गोवा और जनसंख्या में कौन है, तो वो सिक्किम है। लैंड लॉक्ड कितने राज्य हैं हमारे यहाँ पे, तो ओवरऑल 20 स्टेट हमारे लैंड लॉक्ड हैं। वहीं पे कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है, तो उत्तर प्रदेश ओवरऑल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करती है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में हमें देखने को ये मिलता है। क्लियर। एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो वो भारत का है सोनभद्र। ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्लियर। ये थोड़ा सा तटवर्ती रेखा, इसे आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला जो गुजरात एवं राजस्थान के साथ बनाता है, तो झाबुआ है। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट हाँ ये सिंगरौली इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है सिंगरौली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों पर ये सीमा बनाती है, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्लियर। धान का कटोरा किसके नाम से जानते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ को माना जाता है। या पूर्व का ज्योतिष का स्थान असम को, असम को माना जाता है। मसालों का बगीचा हम केरल को कहते हैं। 7 बहन या 7 सिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 7 सिस्टर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सब को हम 7 सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर का मतलब है, मान लीजिए जैसे ये अपना भारत हो गया, ये भारत है, तो ये जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं इन राज्यों को हम 7 सिस्टर बोलते हैं। 4 धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये कहाँ पर हैं, ये उत्तराखंड में है। उगते हुए सूरज को हम एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले दिखाई पड़ता है। पूरब का स्विट्जरलैंड हम लोग नागालैंड को बोलते हैं। 5 नदियों वाला 4 राज्य, पंजाब जिसे पंचनद भी कहा जाता है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब। ठीक, इन चीज़ों को हम देखने को मिलते हैं। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को माना जाता है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। स्टेट ऑफ मैसूर कर्नाटक को कहा जाता है। कोचीन का जुड़वा हम एर्नाकुलम को बोलते हैं। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इसी के बाद में ये इम्पोर्टेंट, हाँ ये थोड़ा सा कि उत्तर दक्षिण का जो गलियारा है इस श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से लेकर सिलचर आसाम तक जोड़ता है। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, वो 8 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो है लक्षद्वीप। क्लियर। बेसिक पहले हम देख लेंगे, फिर चीज़ों को हम और बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सबसे छोटा पुदुचेरी। वहीं पे बैरन द्वीप कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार में एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर। ये देश के राज्यों की राजधानी है, हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैकमोहन रेखा ये थोड़ा सा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा बनाती है, बट अब ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में माना जाता है। वहीं पे 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में, इसे इंडोनेशिया के नाम से भी जानते हैं, इंडोनेशिया सुमात्रा कॉमन है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनी गाय, 9 डिग्री चैनल मिनी गाय और लक्षद्वीप, और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और निकोबार के बीच में हमें देखने को मिलता है। वहीं पे ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, पाक जल संधि भारत श्रीलंका, और कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप या म्यांमार के बीच में हमें देखने को मिलता है। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं, तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, वो 12 नॉटिकल माइल है। संलग्न क्षेत्र वाला मंडल की सीमा क्या है, तो वो 24 नॉटिकल माइल है। भारत का अनन्य क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल है।
पूरब और पश्चिम छोर के बीच का समय अंतराल 2 घंटे का है। हम जो समुद्र को औसत तल मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं, वो चेन्नई से, यानी जो सी लेवल हम लेते हैं, मेज़र करते हैं, वो हम लोग चेन्नई से करते हैं। साथ ही में जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे, क्रीक कहाँ पर स्थित है, कच्छ के रण में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सर क्रीक भारत और, हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो सर क्रीक है ये किसके बीच का विवाद बना हुआ है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक हिस्सा बना हुआ है। सबसे शुष्कतम क्षेत्र कहाँ पर है, तो जैसलमेर है। भारत पाकिस्तान को कश्मीर को लेकर 3 बार युद्ध हुए हैं। कहाँ पर सूर्य कभी नहीं, मतलब ऊर्ध्वाधर नहीं होता, तो प्रयागराज में नहीं होता। वहीं पे कोरोमंडल तट पे, हाँ ये है कि उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ होते हैं, तो ये कोरोमंडल तट पे होते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला विवाद क्षेत्र भारत पाकिस्तान में के बीच में है, और तो कुछ खास है नहीं। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ पर देखा है, अपने अपने बेसिक वाले पार्ट पे देख लिया। अब हम आते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना, ये हम देख लेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग भारत का जो प्राकृतिक क्षेत्र है या भारत का भौतिक भूगोल है वो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्लियर। अगर मैं भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करूं तो ये क्या है, देखिए भारत का जो निर्माण हुआ, इवन पूरे विश्व का जो निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। देखिए हम मानते हैं कि ओवरऑल ये एक तरीके से गोला था, इस पर बहुत ज़्यादा ताप और दाब पड़ा, ताप दाब पड़ने के बाद में ये इसमें विखंडन हुआ, और विखंडन होने के बाद में ये 2 भागों में टूट गया। तो 2 भागों में टूटा तो ये ऊपर वाला भाग कुछ कहलाया और नीचे वाला भाग कुछ कहलाया। जब टूटा तो ये कुछ ऐसे बना, ऐसे 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 बना, ऐसे बना, और फिर यहाँ पे ऐसे और ऐसे 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 बना। तो ओवरऑल जब ये बना तो इसके बीच में क्या हो गया, इसके बीच में हुआ स्पेस, और जब स्पेस हुआ तो इस स्पेस वाले रीजन्स में क्या भर गया, पानी। ठीक, इस स्पेस वाले रीजन में क्या भरा, पानी, और इसको बोला गया टेथिस सागर। टेथिस सागर बोला गया। ठीक, इस वाले को। अब ये 2 विशाल खंड थे, फिर इस पे भी ऊपर से ताप और दाब पड़ता रहा, फिर से ये टूटा, और इस पे भी ऊपर से ताप और दाब पड़ता रहा, और ये भी टूटा। जब ये टूटा तो ये कुछ ऐसे द्वीपों में बटा, ये कुछ ऐसे में बटा, और फिर जो जो एरिया खाली हुए उनमें फिर छोटा छोटे, ये सारे छोटे छोटे पार्टों में ऐसे बट गए, और जो जो ब्लैंक स्थान भरा खाली हुआ उन सब में क्या हो गया, उन सब में भर गया जल। ठीक, इन जलों के भरने से आज जो आप भारत में या पूरे विश्व में महासागर देखते हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, आर्कटिक महासागर हो, इन सारे महासागरों का निर्माण टेथिस सागर के जल के तौर पे देखा जाता है। और जितने भी ये बड़े बड़े भूखंड हैं, ये भूखंड आज आपको ओवरऑल द्वीपों के तौर पे देखे जाते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया है, उसके बाद में फिर यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर हमें एक तरीके से यूरोप वाला रीजन, और इधर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। सो इन सबके विखंडन के इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक, अब देखना, जो भूगर्भिक संरचना टूटा, पेंजिया को अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंडों में विभाजित हुआ। ठीक, माना जाता था कि इसे पेंजिया और पैंथालसा कहा गया था। क्लियर है, पेंजिया और पैंथालसा। पेंजिया का जब ओवरऑल टूटा तो एक ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। यही जो मैंने आपको बताया, ये ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाया। क्लियर। जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे, इसीलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा इस पर डेप्थ में आपके साथ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बस एक माइंड सेट आपका रहे, जिससे कि जब हम विश्व में एंट्री करें और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ें, तब जा कर के हम यहाँ पे इन चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, पृथ्वी की जब उत्पत्ति की बात करेंगे तो बहुत प्रकार से वहाँ पे थ्योरीज आई हैं, उन्हें भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें निकली, तो प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्ययन संरचनाओं का विकास हुआ। वहीं प्री कैम्ब्रियन युग की जो स्थलाकृतियों में अरावली पर्वत, विंध्यायन क्षेत्र, वहीं पे छोटा नागपुर, पठार वाला रीजन्स हमें देखने को मिला है। क्लियर। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे विभिन्न प्रकार के थोड़े बहुत परिवर्तन भी मिले। वहीं पे जैसे मैंने आपसे कहा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य क्या भूसन्नतियों को हमने बोला, टेथिस सागर बोला। भारतीय उपमहाद्वीप किसका भूखंड है, तो ये गोंडवाना लैंड का है। वर्ल्ड मैप अभी हमारे पास होगा नहीं, अगर वर्ल्ड मैप होता तो शायद मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाता
ठीक है, बट वर्ल्ड मैप अभी है नहीं, अगर मैं नेक्स्ट टाइम पे एटलस लेकर के बैठूंगा। ठीक, भारत में उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों को आप देखेंगे तो उत्तर की ओर हमें देखने को ये मिला। वहीं पश्चिमी तट में भूमि के उत्थान एवं निर्माण का कारण माना। अंगारा लैंड में कौन कौन बना, तो अंगारा लैंड में यूरोप बना, एशिया बना, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड बना, और गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय भारत बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, दक्षिणी अमेरिका बना, अंटार्कटिका बना और मेडागास्कर बना। क्लियर है। अब हम आते हैं थोड़ा सा प्री कैम्ब्रियन में। चूँकि प्री कैम्ब्रियन की मैं बात करूँ तो सबसे जो पुरानी संरचना है वो आर्कियन संरचना है। आर्कियन की जो संरचना है ये गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण या लावा मैग्मा के रूपांतरण से हुआ है। देखिए, अब आप इतना समझिए कि हमेशा पृथ्वी के नीचे या किसी चीज़ के जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने से जो नीचे के सॉलिड चीज़ें होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में बदल जाती हैं, और जब भी वो लिक्विड फॉर्म में बदलती हैं तो वो ऊपर आने के लिए एक दूसरे को पुश करती हैं, और जहाँ पर चट्टानें हल्की होती हैं या हल्की प्लेट होते हैं वहाँ पे वो उनको तोड़ करके और ऊपर निकलने का काम करती हैं। और जब वो तोड़ के बाहर निकलती हैं तो अंदर का जो लावा होता है या अंदर का जो मलबा कहना ठीक नहीं होगा, जो लिक्विड फॉर्म में उनके पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद में जब वो जम जाते हैं तो जमने के कारण जिस प्रकार की संरचना का निर्माण हुआ है उसे आर्कियन संरचना कहा जाता है। ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल में आर्कियन क्रम की में आपको जीवाश्म नहीं देखने को मिलेंगे। रीज़न ये है कि ऐसे में हमें जीवाश्म इसलिए देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि जीवाश्म वहाँ पर होते हैं जहाँ पे चीज़ें परतदार लेयर में होती है, वहाँ पर हमें जीवाश्म देखने को मिलते हैं। जहाँ पर लावा या मैग्मा के रूपों में चीज़ें आती हैं वहाँ पर हमें जीवाश्म देखने को नहीं मिलते। तो जाहिर सी बात है ऐसे क्षेत्र कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय का पठार और बुंदेलखंड का पठार। इन सारे चीज़ों का या इन सारे पठारों का निर्माण किससे हुआ है, तो लावा या मैग्मा के रूपांतरण के तौर पर। लावा का जो ज़मीन से निकलता है वो लावा, और जब वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है तो उसे हम मैग्मा के तौर पर जानते हैं। एक तरीके से जो चट्टान का निर्माण होता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आर्कियन प्रकार की चट्टानों का निर्माण लावा से हुआ है तो ये किस प्रकार की होगी, फिर ये अग्नीय चट्टान होगी। क्लियर है। वहीं पे प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ है। अब इसके बाद हमारा आता है धारवाड़ संरचना। धारवाड़ संरचना किस काल की है, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल का है। चूँकि धारवाड़ एक स्थान है कहाँ का, कर्नाटक का, उसी के नाम पर ये इसका नाम धारवाड़ पड़ा है। धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म रहित एवं कायांतरिक अवसादी चट्टान पाए जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हमें चीज़ें अब परिवर्तित होकर के मिलने लगेंगी। धारवाड़ संरचना में सर्वाधिक विकास कहाँ पर है, तो कर्नाटक का धारवाड़ वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। क्लियर। कहाँ पे मिलेगा, ये हमें मिलेगा धारवाड़ क्षेत्र में मिलेगा। इन क्षेत्रों में कौन कौन सा एरिया हमें देखने को मिलता है, तो लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी हमें मिलेगा। भारत में धात्विक खनिजों में सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए धारवाड़ संरचना। यानी भारत में जो धात्विक खनिज पाए जाएंगे वो किस क्षेत्र में होंगे, वो इन वाले क्षेत्रों में होंगे जहाँ पर धारवाड़ प्रकार की चट्टानें होंगी, वहीं पे खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा होंगे। और अगर खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा होंगे तो कहने का सेंस है कि इस वाले क्षेत्र में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि जिन क्षेत्रों में लौह अयस्क ज़्यादा होगा वो क्षेत्र कौन से होंगे, धारवाड़ वाले क्षेत्र होंगे। क्लियर। धारवाड़, हाँ, तो लौह अयस्क समृद्ध क्षेत्र होगा धारवाड़। अब आप देखेंगे कि धारवाड़ में कौन कौन सी खनिजें पाई जाएंगी, लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, चांदी, डोलेमाइट, सोना, ये सब के सब आपको धारवाड़ संरचना में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड सिर्फ एक चीज़ के लिए जाना जाता है, और ये जाना जाता है किसके लिए, कोयले के लिए। भारत में जो कोयला वाला क्षेत्र है ये 98% के आसपास गोंडवाना लैंड के वाले रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। आर्कियन शैलों में धात्विक, अधात्विक एवं दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं, याद रखिएगा। वहीं विंध्यन संरचना भवन निर्माण के पत्थरों के लिए जाना जाता है। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर होता
तो हम लोग इसे भी कवर कर लेते। अब थोड़ा सा हम कुडप्पा क्षेत्र की बात करें तो कुडप्पा भी कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। और कुडप्पा किसके लिए जाना जाता है, तो चूना पत्थर की बहुलता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर हेतु इन चीज़ों को हम जानते हैं। अगर मैं हम विंध्यायन सीरीज़ की बात करें तो विंध्यायन वाला जो रीजन है ये जल निक्षेपों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। और अगर जल निक्षेप से निर्माण हुआ तो इसका मतलब ये चट्टानें कैसी होंगी, अवसादी चट्टानें होंगी। सासाराम बिहार से लेकर के चित्तौड़गढ़, राजस्थान, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, आगरा, इन वाले रीजन्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे पन्ना और गोलकुंड ये हीरो के खानों के लिए प्रसिद्ध हैं और ये विंध्य क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। अब ये थोड़ा सा अरावली है, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यान, ये एक तरीके से सीक्वेंस वाइज दिया गया है। ये हमारे लिए थोड़ा सा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्कियन चट्टानें किसकी होंगी, तो जाहिर सी बात है ये अग्नीय चट्टानें होंगी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसी हैं, तो ये अवसादी चट्टानें हैं। और अगर अवसादी चट्टानें हैं तो इसमें जीवाश्म नहीं होंगे। कुडप्पा की मैं बात करूं तो चूना पत्थर से युक्त है। और विंध्यान क्षेत्र की मैं बात करूं तो जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान है। अगर अवसादी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमें जीवाश्म देखने को मिलेगा। क्लियर। उसके बाद में गोंडवाना है, तो गोंडवाना हमारा कार्बेनिफेरस युग का है। कार्बेनिफेरस है, देखिए कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन है, कार्बोफेरस है, जोरासिक है। उसके बाद में हिमालय पे जब हम आएंगे तो बहुत सारे हमें एक प्रकार से काली युग देखने को मिला है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएंगे तब एक बार काली युग के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। क्लियर। वहीं पे गोंडवाना संरचना की मैं बात करूं तो ये अवसादी एवं निक्षेपण के द्वारा बना हुआ है। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जुरासिक युग से प्रारंभ हुआ है। जुरासिक युग उससे पहले का, जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े एक तरीके से जुरासिक पार्क वाली आपने मूवी देखी होगी तो बहुत बड़े बड़े आपको जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ये सब के सब उसी युग के रहे हैं। ठीक है। गोंडवाना लैंड का जो पूरा का पूरा रीजन कौन सा है, तो दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन, नर्मदा बेसिन, ये सारे के सारे गोदावरी संरचना के माने जाते हैं। यही रीज़न है कि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला ये कोयले की एक प्रजाति है और बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चट्टानों में कहाँ कोयला चट्टान सबसे ज़्यादा किस में होगा, वो भारत में होगा। दक्कन ट्रैप की मैं बात करूँ तो ये मेसोजोइक युग का है दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण बैसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। जाहिर सी बात है अगर बैसाल्ट है तो ये मालवा और महाराष्ट्र वाले रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। दक्कन ट्रैप का विकास इन क्षेत्रों में हुआ, ये एक बार आप थोड़ा सा देखिएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि राजमहल गैप, तो ये इंपॉर्टेंट है। राजमहल गैप ये जुरासिक युग क्या माना जाता है। वहीं दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल में या आदि नूतन काल में हमें देखने को मिला है। भारत में दक्कन का पठार पर जो बैसाल्ट निर्मित लावा शैल है उसका निर्माण कब हुआ है, तो ये क्रेटेशियस युग में हमें देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा हिमालय की उत्पत्ति की मैं बात करूँ तो हिमालय की उत्पत्ति प्लेस्टोसीन युग का हमें देखने को मिलता है। क्लियर। वहीं उत्तर भारत का मैदान एवं तटीय मैदान ये हिम युग के बाद वाले टाइम होराइजन का माना जाता है। वर्तमान स्थलाकृति ये प्लेस्टोसीन युग का है, जैसा आज हमें देखने को मिल रहा है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ ये हमें टर्शियरी क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। वहीं जो हमारा ITSZ है, इंडो सांगपो सचर जोन है, इसका निर्माण भी प्लायोसीन में हुआ है और ये इयोसीन के मध्य तक का की पूरी विकास प्रक्रिया मानी जाती है। वहीं पे अगर मैं मेन बाउंड्री फॉल्ट की बात करूं तो ये सेनोजोइक काल में हुआ है। बृहद हिमालय की बात करूं तो ये ओलियोगोसिन काल में हुआ है। शिवालिक हिमालय प्लायोसीन में हुआ है। वहीं पे अगर मैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय की बात करूं तो इसका भी निर्माण मायोसीन काल में माना जाता है। वहीं अगर मैं विशाल मैदान की बात करूं बांगर और खांदर का, तो ये सबसे लेटेस्ट में हमें देखने को मिलता है। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस सब के सब हमें सेनोजोइक के अत्यंत लेटेस्ट में देखने को मिला है। भारत का जो मरुस्थल एवं थार का मरुस्थल का विकास है ये प्लेस्टोसीन और अभिनव या लेटेस्ट में हमें देखने को मिला है। वहीं पश्चिमी घाट का निर्माण सबसे लेटेस्ट में हुआ है। क्लियर। तो ये कुछ हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, वो है हमारा भाग 3 और भारत का भू आकृतिक प्रदेश। ये क्लास हम लोग कवर करेंगे अपने क्लास नंबर 2 में। ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।